Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss the lecture number 22. And in this lecture, we will discuss motivational sources of prejudice. बेटा, जैसा कि हमने कल prejudice के बारे में डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने तो ये समझने की कोशिश की थी कि prejudice है क्या। उसके बाद हमने सोशल सोर्सेज ऑफ प्रेजुडाइस यानी समाज में स्ट्रक्चर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रेजुडाइस को यानी पैदा करती हैं। उसमें हमने अनइक्वल स्टेटस पढ़ा था, अनइक्वालिटी, उसमें हमने कंफर्मिटी पढ़ा था, उसमें हमने जो है यानी और भी तीन चार जो सोशल एस्पेक्ट हैं प्रेजुडाइस के, उनको पढ़ने की कोशिश की थी। बेटा, आज के लेक्चर में हम जो है प्रेजुडाइसेस के मोटिवेशनल सोर्सेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी व्हाट मोटिवेशंस, अगर एक बंदा जो है किसी कौम के खिलाफ, किसी ग्रुप के खिलाफ अगर तासुब बरतता है, तो कौन सी चीजें उसको मोटिवेट करती हैं ऐसा करने के लिए। फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन। बेटा, फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? फ्रस्ट्रेशन जब कभी आप कुछ हासिल करना चाह रहे हो लेकिन रास्ता जो है वो ब्लॉक हो, रुकावटें हों जिनकी वजह से आप वो चीज़ें हासिल ना कर पाएं, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती है। मिसाल के तौर पर आप जो है लियारी से सदर जाना चाह रहे हो, लेकिन आप रास्ता ब्लॉक है, धरना लगा हुआ है, आप नहीं जा सकते वहां पे, लेकिन आपका पहुंचना भी वहां पे जरूरी है, तो क्या है, फ्रस्ट्रेशन आपको होगी। एग्रेशन यानी जब फ्रस्ट्रेशन होती है, जो कोई आप चीज हासिल करना चाह रहे हो लेकिन आप ना कर पा रहे हो, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। तो फ्रस्ट्रेशन एग्रेशन को जन्म देगी। एग्रेशन कहते हैं गुस्सा। आप गुस्सा हो जाएंगे किन चीजों पर? वो चीजें जो आपको, आपके लिए रुकावट बनी हुई है। मिसाल के तौर पर अगर कोई पार्टी है, उसके कारकुनान जो हैं वो धरना दिए बैठे हैं, तो आपको पहुंचना भी लाजमी है, क्योंकि हॉस्पिटल में आपका कोई अपना है जिसको खून देना है। अगर खून ना मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है। अब आपका पहुंचना वहां पे लाजमी है, लेकिन रास्ते में आपको छोड़ नहीं रहे, आपकी गाड़ी को छोड़ नहीं रहे, तो क्या होगा? नतीजतन आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, आपको गुस्सा आएगा। किन लोगों पे गुस्सा आएगा? उन लोगों पे जो रास्ते को ब्लॉक किया हुआ है। तो बेटा, फ्रस्ट्रेशन एंड एग्रेशन, इस तनाजुर में हम इस जो है प्रेजुडाइस को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा बेटा, इसमें एक जो थ्योरी आती है उसका नाम है द स्केप गोट थ्योरी। स्केप गोट थ्योरी क्या है बेटा? स्केप गोट थ्योरी ये है कि आप किसी को कुर्बानी का बकरा बनाते हैं। एक होता है ना, बलि का बकरा, बलि का बकरा बनाते हैं। यानी कसूर एक का होता है और आप जो है वो डांटते किसी और को हैं, डांटते किसी और को हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई टीचर है, घर अपनी बेगम से लड़ कर आए और फिर यूनिवर्सिटी में अगर कोई बच्चा उसे सवाल पूछे तो उसको डांट दे। अब ये जो डांट है वो घर पे नहीं डांट सका, लेकिन वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशन वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेकर आया और वहां पे अपने स्टूडेंट को उसने डांट दिया। अब ये क्या है? ये स्केप गोट है। स्केप गोट यानी कसूर एक का, पनिशमेंट किसी और को। बेटा, यही चीज जो है ऑफिसर्स भी करते हैं। जब उनके बाला ऑफिसर्स उनको ऑफिसों में यानी डांटते हैं, उनको पनिश करते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, उनके साथ जो वो यानी मिसबिहेव करते हैं, तो फिर जो वो बेचारे उनके सामने बोल तो नहीं सकते। अब एक आम सिपाही है फौज का, वो जो है अपने मेजर के सामने, अपने ब्रिगेडियर के सामने तो कुछ नहीं कह पाएगा, लेकिन उसके अंदर में गुस्सा तो होगा, उसकी उसकी जो बेइज्जती हुई है। अब वो गुस्सा गुस्सा किस पर उतारेगा? वो दूसरे लोगों पे गुस्सा उतारेगा। तो बेटा, इसको हम कहते हैं स्केप गोट। स्केप गोट थ्योरी क्या कहती है प्रेजुडाइस के बारे में? पेन एंड फ्रस्ट्रेशन, द ब्लॉकिंग ऑफ अ गोल ऑफन इवोक हॉस्टिलिटी। यानी आप जो गोल हासिल करना चाह रहे हो, लेकिन वो उसके उस तक पहुंचने का जो रास्ता है
वो अगर ब्लॉक हुआ पड़ा है तो इससे क्या होता है, आपको तकलीफ भी होती है और आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है। और जब फ्रस्ट्रेशन होगी तो क्या होगा, आपके दिलो दिमाग में किसी ग्रुप के लिए हॉस्टिलिटी पैदा हो जाएगी, नफरत पैदा हो जाएगी। नंबर 2, when the cause of our frustration is intimidating or unknown, we often redirect our hostility। यानी कि बेटा कभी कभार तो हमें पता होता है, मिसाल के तौर पर, कि ये जो धरना दिए हुए हैं फला पार्टी के लोग हैं, हम डायरेक्टली उनके लिए हॉस्टिलिटी शो करते हैं, यार ये क्या कर रहे हैं, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। उनके लिए आप उनको आप बुरा भला कहते हैं, दिल में उनका बुरा इमेज बनाते हैं। लेकिन यहाँ तो आपको पता है कि आपकी फ्रस्ट्रेशन का की वजह कौन है, लेकिन बेटा हर जगह पे आपको पता नहीं होता। कभी कभी फॉर एग्जांपल आपके साथ जो कोई भी नामुनासिब रवैया रखा जा रहा होता है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, आपके साथ तासुब होता है, आपके साथ नाइंसाफी होती है, अब आपको पता नहीं होता कि मेरे साथ कर कौन रहा है, मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है। जब आपको किसी जिम्मेदार का पता नहीं होता तो फिर आप किसी ना किसी को उसका जिम्मेदार जरूर ठहरा देते हैं, यानी उसको बलि का बकरा बनाकर ही छोड़ते हैं। कभी कभी बेटा आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं उनमें आप लोगों ने देखा होगा कि वो कभी बीमार पड़ जाते हैं तो वो खुद को बताते हैं कि मेरी ये हालत जो है, किसी ने तावीज मुझ पर डाल दिए हैं, किसी ने जादू, काला जादू करवा दिया है मुझ मेरे ऊपर, और किसने किया है इसका पता ही नहीं होता किसने किया है। लेकिन हम अपने आसपास में किसी न किसी को उसका जिम्मेदार ठहरा ही देते हैं, वो हकीकत में भले बेचारा जिम्मेदार ना ही हो। It means when you do not know about the source of your frustration, about your pain, about your discomfort, what you do, you always redirect your frustration. You always redirect your dislike. ठीक है बेटा, आप अपने उस यानी डिसलाइक को रीडायरेक्ट कर देते हैं किसी और बंदे के लिए। That is called scapegoat. This phenomenon of displaced aggression, अच्छा बेटा इसको हम डिस्प्लेस्ड एग्रेशन भी कहते हैं। डिस्प्लेस्ड एग्रेशन यानी आप किसी और जगह से फ्रस्ट्रेट होकर आए और उस फ्रस्ट्रेशन को किसी और जगह पे आप निकाल रहे हैं। सर जी बेटा। सर जैसे कि हम हमारे एक पड़ोसी है और किसी के बच्चा भी बीमार होता है, लेकिन उन्हीं का नाम होता है कि अरे इसने नजर लगाई, एक औरत है, लेकिन वो चाहे नजर लगाए ना लगाए, उसने देखा ही ना हो, लेकिन नाम उसी का है। ये भी इसी में आता है। जी बेटा बिल्कुल, ये स्केप गोट थ्योरी में आता है, स्केप गोट। नंबर 3, this phenomenon of displaced aggression may have contributed the lynching of African Americans in the South after the Civil War। यानी कि बेटा इस ये जो है डिस्प्लेस्ड एग्रेशन, यानी कि किसी का गुनाह हो और उसकी सजा आप किसी और को दे रहे हो, इसका ही नतीजा है कि ये जो अफ्रीकन अमेरिकन जो है उनको लिंचिंग लगाई गई थी आफ्टर सिविल वॉर। यानी जो अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी उसके नतीजे में अब उसकी सारी जिम्मेदारी उन काले लोगों की तो नहीं थी। लेकिन लिंचिंग, लिंचिंग क्या होती है बेटा, लिंचिंग ये होती है जैसे एहतजाज करने वाले लोग हैं, सबके पास लाठियां हों, वो लाठियों से लोगों को मार रहे हो, उनको हम कहते हैं लिंचिंग। तो अफ्रीकन अमेरिकन जो है, बहुत सारे लोगों ने लिंचिंग की, उनको लाठियां मारी। ठीक है बेटा, उन पर ये लोग फ्रस्ट्रेशन उतार रहे थे, लेकिन दर हकीकत वो जिम्मेदार नहीं थे उस जंग के। नंबर 4, टारगेट्स फॉर डिस्प्लेस्ड एग्रेशन वेरी। यानी आप जो है जिस पर अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, जिस पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। Following their defeat in World War One and their country's subsequent economic chaos, many Germans saw Jews as villains। बेटा अब आपको पता है कि ये जो ज्यूस का जेनोसाइड हुआ था, जिसको होलोकास्ट कहते हैं, तो बेटा उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि यहाँ पे मेंशन है कि जो जर्मन हैं उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो उसमें उनको शिकस्त आ गई थी।
पहले जंग अजीम में जर्मनी ने शिकस्त खा ली थी और उसके बाद उसका मुआशी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। और जर्मनियों ने अपने आप को ये बता रखा था कि हमारी शिकस्त के जिम्मेदार कौन है, ज्यूज हैं। यहाँ पे पॉइंट ये है कि भाई वो लड़ जो है वो इत्तेहादी फौजों से नहीं सके। अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, रशिया, इनसे वो लोग लड़ नहीं सके, उनसे लड़ नहीं सके, इनकी इतनी ताकत नहीं थी कि उनके साथ लड़ सके। लेकिन जब हार गए तो उन्होंने इसका इल्जाम यहूदियों पे डाल दिया कि भाई ये जिम्मेदार थे हमारी शिकस्त के। और उसके बाद आप लोगों ने देखा कि उनका जो है वो मास किलिंग शुरू की गई। नंबर 5, in earlier centuries people vented their fear and hostility on witches whom they sometimes burned or drowned in public। बेटा अभी जैसा कि कोरोना चल रहा है तो कोई किसी कोरोना पेशेंट को हम देखते हैं तो हम उससे दूर भागते हैं। बेटा 14वीं 15वीं सदी में एक फिनोमेनन पाई जाती थी जिसमें हम डाइन, लोगों को डाइन कहते थे कि भाई ये फलां जो है ना वो डाइन है, ये आदमखोर है, ये डाइन है, इसको विचक्राफ्ट कहते हैं। फिर कोई भी गलत होता था, कोई मर जाता था या किसी का बच्चा बीमार हो गया, उसका इल्जाम गांव की कोई बड़ी बूढ़ी बदशक्ल औरत होती उस पर डाल दिया जाता, भाई ये जो है विच है, विच यानी डायन, ये डायन है और इसकी नजर से ही जो लोग बेचारे मर रहे हैं। फिर क्या होता था, उनको पकड़ पकड़ कर मारते थे, उनको जलाते थे। अब आप देखें, बच्चे को शायद कोई बीमारी हुई हो लेकिन उसका बदला किससे लिया जा रहा है, गांव की जो सबसे ज्यादा बदशक्ल और सबसे ज्यादा बूढ़ी औरत हो उसको डाइन करार देकर उसका बदला लिया जा रहा था। तो स्केपगोट चोरी का ये एग्जाम्पल है। अच्छा, सिर्फ उनको बेटा जलाया नहीं जाता था बल्कि कभी कभी उनको पानी में गोते दे देकर मारा जाता था। नंबर 6, इन अवर टाइम it was those Americans who felt more anger than fear after the 9/11 attack who expressed greater intolerance toward immigrants and Middle Easterners। बेटा आपने देखा कि 9/11 का जो हमला हुआ था अमेरिका के ऊपर, तो उस हमले के बाद जो अमेरिकन हैं उन लोगों में जो है वो खौफ से ज्यादा गुस्सा बहुत ज्यादा था। और उन्होंने वो गुस्सा किस पर उतारा, अब आप देखें हमला किसने किया, 5-6 अरब थे जिन्होंने हमला किया वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स पे, उनके उनको गिरा दिया। लेकिन उसका बदला अमेरिकियों ने किससे लिया, जो अरब थे मिडिल ईस्ट में रहने वाले, उनके खिलाफ नफरत का इजहार करके उन्होंने बदला लिया कि भाई ये लोग जिम्मेदार हैं इस चीज के। बेटा इसका मिसाल बिल्कुल ऐसे है जैसे आप जो हैं अपने गांव में रहते हैं, अब आपके गांव के कुछ बंदे जो है उन्होंने कोई गलत काम किया है, किसी की लड़की भगा कर ले गए हैं या कोई ऐसा, कोई किसी का कत्ल कर दिया है। अब वो लोग उसके बदले में आपको भी मारते हैं, आपको नुकसान पहुंचा जाए, आप कहते हैं यार मेरा क्या है इसमें, कहा जाता है कि भाई आप भी तो उसकी कास्ट के हैं। तो जस्ट किसी एक सिमिलैरिटी होने की वजह से आपको पनिश किया जाता है किसी और का गुनाह। ठीक है बेटा, तो यही हो रहा था अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद, कि हमला तो कुछ लोगों ने किया लेकिन उसकी सजा बाद में जो आम शहरी जो शरीफ लोग रह रहे थे मिडिल ईस्ट के, मशरक वस्ता के, यानी फलस्तीन, जॉर्डन, लिबनान, सीरिया, इस पट्टी के जो लोग हैं उनको मिडिल ईस्टर्नर कहा जाता है। तो बेटा इस इलाके के मशरक वस्ता के लोग जो अमेरिका में रहते हैं उनके साथ नारवा सलूक किया जा रहा था अमेरिका में। तो ये भी इसके बोर्ड चोरी का एक मिसाल है। नंबर 7। सर जी बेटा। सर फॉर एग्जांपल हम किसी और से डांट खाते हैं और गुस्सा किसी और पर निकाल देते हैं, वो ये इसी चीज में आता है ना। बेटा बिल्कुल बिल्कुल। नंबर ओके सर, 7, थैंक यू। नंबर 7, कंपटीशन इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन दैट कैन फ्यूल प्रेजुडाइज। यानी कि बेटा आप जब किसी के साथ compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं, तो उसका नतीजा क्या निकलता है कि आप जो है वो फ्रस्ट्रेशन आपको मिल सकती है।
यानी आप हार हार सकते हैं उससे। तो क्या होता है, उससे प्रेजुडाइज पैदा होती है। यानी आपका मुकाबला किसी के साथ था, फॉर एग्जांपल आप लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या डिबेट कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, आपका मुकाबला आपकी किसी यानी क्लास फेलो के साथ था, या किसी जो लड़का है उसके साथ था मुकाबला, या किसी लड़की के साथ मुकाबला था। लेकिन वो क्या करता है, उस मुकाबले में आपको हार हरा देता है। अच्छा, आपको हरा देने के बाद आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि आपने लूज कर लिया तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। अब फ्रस्ट्रेट होने के बाद उस फ्रस्ट्रेशन से आपके दिल में प्रेजुडाइज निकलेगा उस बंदे के खिलाफ जिसने आपके खिलाफ जीता है। अब आप क्या करते हैं, आप बता देंगे नहीं, फलां को जो स्पीच है वो फलां बंदे ने बना कर दी थी, इसमें इतनी सलाहियत थोड़ी है। अब ये बातें जो आपकी बाद वाली होती हैं, ये सारी तासुब वाली होती हैं। नंबर 8, when two groups compete for jobs, housing or social prestige, one group's goal fulfillment can become the other group's frustration। यानी कि बेटा जब कभी किसी ग्रुप का यानी होता है, टकराव होता है, कंपटीशन होता है, तो ये अंडरस्टूड होता है कि एक ग्रुप अगर जीतेगा तो दूसरा हारेगा। जैसे क्रिकेट टीम में होता है, पाकिस्तान और इंडिया, एक टीम जीतेगी दूसरी हारेगी। अब जो टीम जीतेगी वो खुश होगी, जो टीम हारेगी वो फ्रस्ट्रेट होगी। ठीक है बेटा, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होगी, और फ्रस्ट्रेशन के शिकार में वो ऐसी ऐसी बातें करेगी जिनसे प्रेजुडाइज की या तासुब की बू आएगी। जैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश का फाइनल हुआ था एशिया कप में शायद, तो वो जो है वो कुछ ही रनों से पाकिस्तान ने जीता था। तो वो बंगाली बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल हो गए थे, और बाद में इवन उन्होंने चैलेंज भी किया था आईसीसी में कि भाई ये पाकिस्तान के प्लेयर्स ने फला फला जगह पे ये गलतियां की, इस वजह से हम हारे हैं। इन्होंने हमारे प्लेयर्स की वो जो रन्स ले रहे थे उनके रास्ते में पिच पे खड़े हो गए थे, उनको हिंडर करने की कोशिश की थी, इसीलिए पाकिस्तान की विक्ट्री को कैंसिल किया जाए। तो बेटा ये सारी चीजें क्या हैं, जीतने के बाद जब आपका अपोजिट जीत जाए और फिर आप ये चीजें करने लगे तो इससे प्रेजुडाइज का पता चलता है। Number 8, thus the realistic group conflict theory suggests that prejudice arises when groups compete for scarce resources। यानी कि बेटा ये एक थ्योरी का नाम है रियलिस्टिक ग्रुप कन्फ्लिक्ट थ्योरी। ग्रुप कन्फ्लिक्ट थ्योरी यानी दो ग्रुप्स के माबीन आपस में कन्फ्लिक्ट होता है। जैसे कल हमने बात की थी, कभी कभी सिंधी और मुहाजिरों के दरमियान होता है ऐसी फीलिंग्स। मुहाजिर कहते हैं कि भाई ये जो सिंधी लोग हैं वो हमारे कोटा की सीटें जो वो खाए बैठे हैं, और कभी कभी सिंधी कहते हैं भाई पंजाबी जो वो हमारी कोटा का पानी ले रहे हैं, हमारी कोटा की सीटें खा रहे हैं। इसी तरह हर कौम दूसरी कौम पे इल्जाम लगाती है, तो इसको कहते हैं ग्रुप कन्फ्लिक्ट थ्योरी। अच्छा, ये कहती है कि प्रेजुडाइज कब पैदा होती है। ये थ्योरी कहती है कि बेटा प्रेजुडाइज तब पैदा होती है जब आपके पास वसाइल कम हो। अब मिसाल के तौर पर अगर पानी बहुत ज्यादा हो आपके पास, तो फिर पंजाब और सिंध क्यों लड़े पानी के ऊपर। लेकिन पानी कम है, कम पानी डिवाइड करना है इन दोनों में, इसीलिए हर सूबा दूसरे पे इल्जाम लगाता है। नौकरियां जो है वो कम हैं, इसी वजह से किसी ग्रुप को ज्यादा मिलती हैं, किसी ग्रुप को कम मिलती हैं। अगर जिस ग्रुप को कम नौकरियां मिले तो वो उस ग्रुप के खिलाफ प्रेजुडाइज शो करेगा जिसको ज्यादा मिलती हैं। अब जैसे सर अगर ऐसी बात है तो सर इंडिया में पानी ज्यादा है तो वो हमारे पास भेज देते हैं, तो उनके पास ज्यादा है वो तभी हमारे पास भेजते हैं, उनके पास कम तो नहीं है, हमें जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर उनका पानी हमारे पास ज्यादा आ गया तो हमारे यहाँ तो मतलब समंदर और वो दरियाएं वगैरह फुल हो जाती हैं, तो हमें वो और चीजों का भी खतरा हो जाता है, शहर डूबने का भी। तो सर ये भी इस चीज में आ जाता है। जी बेटा बिल्कुल। क्या है कि अब जब इंडिया आपको भेजता है ना, जब इंडिया को जरूरत नहीं होती और इंडिया में फ्लडिंग का खतरा हो जाता है कि भाई सैलाब ना आ जाए, इस वजह से वो फिर इंडिया उस पानी को छोड़ देता है। और इंडिया तकरीबन उस वक्त में छोड़ता है जब पाकिस्तान के दरिया भी भरे पड़े होते हैं। फिर उससे क्या होता है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है,
उसको बेटा वाटर वार कहते हैं, यानी पानी की जंग। नंबर 9, a corresponding ecological principle, Gauss's law, state that maximum competition will exist between species with identical needs। यानी कि बेटा ये जो लॉ है गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ क्या बताता है? ये बताता है कि कंपटीशन किन के दरमियान रहेगा हमेशा। ये लॉ कहता है कि कंपटीशन हमेशा ऐसे दो ग्रुप्स के दरमियान रहेगा जिनकी नीड्स एक जैसी होती हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश वाले हैं, उनको भी जॉब्स चाहिए, कॉमर्स वाले उनको भी जॉब्स चाहिए। अब दोनों में कंपटीशन होगा, क्यों? क्योंकि जो चीज चाहिए वो एक ही है। तो बेटा जो दो ग्रुप्स की जब जब सेम नीड्स होंगी तब तब क्या होगा? कंपटीशन जरूर पैदा होगा। ये कौन कहता है? ये गॉसेस लॉ कहता है। नंबर 10, इन कनाडा opposition to immigration since 1975 has gone up and down with the unemployment rate। अच्छा बेटा आपको पता है कनाडा जो है वो लोगों को इमिग्रेशन की परमिशन देता है कि भाई आप लोग माइग्रेट करके हमारे मुल्क में आ जाएं। अच्छा तो कनाडा के जो अपने शहरी हैं वो कभी मुखालफत करते हैं और कभी मुखालफत नहीं करते। कभी ज्यादा मुखालफत होती है तो कभी कम मुखालफत होती है। कब किस टाइम पे ज्यादा होती है और किस टाइम पे कम मुखालफत होती है? बेटा एट द टाइम्स व्हेन देयर आर शॉर्टेज ऑफ जॉब्स इन कनाडा, दैट टाइम द पीपल ऑफ कनाडा वॉइस अगेंस्ट इमिग्रेशन। जब कभी नौकरियों की शॉर्टेज होती है कनाडा में, उस वक्त अगर माइग्रेशन होती है तो कैनेडियन पीपल उस चीज को नापसंद करते हैं कि भाई हम खुद ही परेशान हैं और फिर नए लोग आ गए हमारे साथ मुकाबला करने के लिए। और सर उस पीरियड में जब जॉब्स जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं, जॉब्स की कमी नहीं होती, और उस सिचुएशन में अगर कोई माइग्रेट करके आए उन लोगों के मुल्क में, तो वो लोग उसकी अपोजिशन नहीं करते। इट मींस द नेटिव्स अपोजिशन टू इमिग्रेशन इज directly proportional with the availability of the employment opportunities. More the employment opportunities are available in the country, less the opposition the natives voice, but less the opportunities of jobs are there, the more the opposition is shown by the native Canadian। जी बेटा। सर मैं ये कह रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान की जो लड़ाई है आपस में कश्मीर पर, वो आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं थोड़ी सी बात पे, सर ये भी इसमें आता है? बेटा देखिए ये कंपटीशन है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर कश्मीर एक ही है, अब इंडिया कहता है ये मेरा है, पाकिस्तान कहता है ये मेरा है। अब एक चीज दोनों को चाहिए तो दोनों का क्या हो जाता है? कंपटीशन हो जाता है। दोनों का जब कंपटीशन होता है तो अंडरस्टूड है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ तासुब अख्तियार करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं तो हमारे दिलो दिमाग में इंडिया के लिए प्रेजुडाइज होता है, तासुब होता है, और इंडियन जो है उनके उनके पास पाकिस्तानियों के लिए तासुब होता है। तो ये कंपटीशन की वजह से होता है बेटा, आप ठीक कह रहे हैं। नंबर 11, इन द यूनाइटेड स्टेट्स concerns about immigrants taking jobs are greatest among those with the lowest incomes। अच्छा बेटा अमेरिका में अगर देखा जाए जितनी भी सर्वे की गई हैं, तो किन लोगों के दिलों में नए आने वाले, बेटा जो नए आने वाले होते हैं हिजरत करके, उनको माइग्रेंट्स कहा जाता है, पनाहगीर, मुहाजिर। तो जो माइग्रेशन है और या जो माइग्रेट करके लोग आते हैं, उनके लिए ज्यादा तासुब किस तरह के अमेरिकियों के दिलों में पाया जाता है? बेटा एक सर्वे की गई तासुब चेक करने के लिए, तो उसका नतीजा कुछ इस तरह से आया कि वो अमेरिकन जिनकी इनकम बहुत ही कम थी, बहुत ही कम इनकम थी, कम तनख्वाह मिल रही थी उनको, वो जो है वो तासुब रख रहे थे बाहर के लोगों से कि भाई ये बाहर के लोग आ जाते हैं, compete करते हैं, हमारी जॉब्स हमसे छीन लेते हैं, फिर हमें कम सैलरी पे गुजारा करना पड़ता है। इट मीन्स जिसको किसी चीज की कमी महसूस होती है
वही शिकवा करता है गैरों के खिलाफ कि भाई फलां लोग आ गए हैं तो हमारी रोजी पानी जो है वो कम हो गई है। नंबर 12, the strongest anti-black prejudice has occurred among whites who are closest to blacks on the socio-economic ladder। यानी कि बेटा ये जो ब्लैक हैं, काले लोग हैं, उनके खिलाफ तासुब गोरे लोगों के दिलों में, अच्छा सारे गोरों के दिलों में नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन गोरों के दिलों में तासुब पाया जाता है जो सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ब्लैक्स के साथ बहुत ही करीब तरीन का ताल्लुक रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुख्तलिफ किस्म के अमेरिकन हैं, गोरे हैं, कुछ ऐसे हैं जो 50 लाख रुपए महीने में कमाते होंगे, लेकिन जो काले हैं वो 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं। अब जो गोरे उन कालों के बराबर बराबर 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए कमाते हैं, वो गोरों को इल्जाम देते हैं कि भाई इन लोगों की वजह से हमारी इनकम कम है, अगर ये ना होते तो हमारी इनकम भी ज्यादा होती। तो बेटा अब तक हमने जो है वो पॉइंट क्या क्या सीखे हैं। गासिस लॉ हमने पढ़ा, जिसमें हमने ये सीखा कि जिन दो ग्रुप्स की नीड सेम होती हैं उनके दरमियानी हमेशा कंपटीशन और तासुब पाया जाता है। उसके बाद हमने जो है इनकम का पढ़ा कि भाई जो जिनकी कम इनकम होती है वो उन लोगों के खिलाफ जो है तासुब रखते हैं जो बाहर से आए हुए होते हैं। और तीसरी चीज हमने ये पढ़ी कि जो गोरे लोग हैं अमेरिका में, अक्सर औकात सिर्फ वो गोरे ही तासुब रखते हैं काले लोगों से जिनकी इनकम लेवल कालों के बराबर है। नंबर 13, when interests clash prejudice may be the result। यानी कि बेटा इनकम के अलावा, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के अलावा, नीड्स के अलावा आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी प्रेजुडाइज बनती है। यानी आपके जब इंटरेस्ट क्लेश कर रहे हों, अब आप देखें इसराइल है, पाकिस्तान है, दोनों की सरहद भी नहीं मिलती, ना इसराइल को पाकिस्तान से मसला है ना पाकिस्तान को इसराइल के साथ डायरेक्ट मसला है, लेकिन इंटरेस्ट क्या है? पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो इसका मफाद है कि भाई हम अपने भाई फलस्तीनी भाइयों की मदद करें। अब आप देखिए जब पाकिस्तान ने रिजोल्यूशन पास करवाया है यूएनजीसी में, तो अब इसराइल जो है वो चिड़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया है। यानी जब दो ममालिक के दो ग्रुप्स के इंटरेस्ट आपस में क्लेश होते हैं तो उसका नतीजा क्या निकलता है? प्रेजुडाइज पैदा हो जाती है। सर हेलो। जी बेटा। सर कंपटीशन करना तासुब में आता है? जी कंपटीशन करते हैं ना सर हम, वो सब तासुब में आता है? बेटा कंपटीशन बजाते खुद तासुब नहीं है, बल्कि तासुब को पैदा करने वाली चीज है। यानी कंपटीशन के बाद तासुब पैदा होता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कंपटीशन है, तो कंपटीशन के बाद, कंपटीशन किस चीज पर? कश्मीर के ऊपर। तो पहले कंपटीशन होता है और नतीजा जो है वो तासुब की शक्ल में निकलता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। ओके सर। ये जो कंपटीशन जो है वो इनपुट है और प्रेजुडाइज जो है वो आउटपुट है। जी बेटा। आउटपुट। ओके सर। सर जैसे कि हम एक क्लास की मिसाल ले लेना, अगर एग्जाम्स दे रहे हैं, मुझे पता है कि मैंने क्या लिखा है और सामने वाले ने क्या लिखा है उसे पता है, लेकिन जब रिजल्ट मेरा गंदा है तो मैं सारा इल्जाम सर पे दे देती हूँ कि मतलब सर ने ही मुझे कम नंबर दिए, लेकिन मुझे अंदर से पता होता है कि मैंने क्या लिखा है। जी बेटा, ये स्केपगोट है। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोशल आइडेंटिटी थ्योरी। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी, फीलिंग सुपीरियर टू अदर्स। यानी कभी कभी क्या होता है, आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो आपको मजबूर करती है कि आप दूसरों के मुकाबले में खुद को सुपीरियर महसूस करो, सुपीरियर फील करो। नंबर 1, ह्यूमंस चीयर फॉर देयर ग्रुप्स, किल फॉर देयर ग्रुप्स, डाई फॉर देयर ग्रुप्स। यानी जो इंसान है उनकी ये खसलत है कि वो अपने ग्रुप्स के लिए खुश होते। फॉर एग्जांपल आपने देखा, हम स्टेडियम में बैठे हों या किसी होटल में बैठे हों जहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा है, अगर शाहिद अफरीदी छक्का लगाते हैं तो हम नाचना शुरू कर देते हैं। यानी आपका ग्रुप जो है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी है
वो अगर कुछ अच्छा परफॉर्म करता है तो आपको खुशी होती है, आप नाचने लगते हैं। किल फॉर देयर ग्रुप्स, यानी आप अपने ग्रुप की खातिर दूसरों को मारने तक से गुरेज नहीं करते। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का फौजी है, वो इंडिया के फौजी को मारने से गुरेज नहीं करता। अब उनकी कोई जाती दुश्मनी है नहीं, अपने मुल्क की खातिर वो मारते और यानी मरते हैं और मारते हैं। नंबर 2, नॉट सरप्राइजिंगली वी आल्सो डिफाइन आवरसेल्व्स बाय आवर ग्रुप्स, यानी आप अपनी डेफिनेशन किस हिसाब से देते हैं? अपने ग्रुप्स के हिसाब से। आप जब अपना तारुफ करवाते तो अगर आपका ग्रुप माशाल्लाह बहुत अच्छा है, सोसाइटी में उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, आप बड़े फख्र से बताते कि मेरा ताल्लुक फलां लोगों से है। जैसे हमारे यहाँ मुसलमान हैं तो जो सैयद होते हैं उनकी रिस्पेक्ट सारे मुसलमान करते हैं। तो फिर जो एक किसी सैयद घराने का फर्द होता है वो बड़े फख्र से आकर अपना तारुफ करवाता है कि मैं सैयद हूँ, क्योंकि उस ग्रुप की इज्जत होती है, एहतराम होता है सारे मुसलमान के दिलों में। नंबर 3, moreover seeing our groups as superior helps us feel even better, यानी जब आपको फील होता है कि आपका ग्रुप जो है वो सुपीरियर है तो आप अच्छा महसूस करते हैं। यानी आप देखते हैं कि हमारे मुल्क ने जीत लिया है, क्रिकेट मैच हो या कोई और ग्राउंड हो, हम जीत गए हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन जब पता चलता है कि भाई वर्ल्ड कप के फाइनल में पाकिस्तान जो वो इंडिया से हार गया है, अब ये खबर सुनकर आप खुश नहीं होते बल्कि आप सदमे में चले जाते हैं। तो आपका ग्रुप ही आपकी पहचान होती है। अगर उसकी कोई अच्छी बात होती है तो आप खुश होते हैं, अगर उसकी कोई मनफी बात होती है तो आप रंज में आ जाते हैं। नंबर 4, इट्स एज इफ वी ऑल थिंक आई एम एन एक्स इज गुड देयरफॉर आई एम गुड, यानी कि मैं जो है वो ग्रुप, फॉर एग्जांपल ये जो ग्रुप है, मैं ही पाकिस्तान हूँ, आप कहते हैं भाई मैं ही पाकिस्तान हूँ, आई एम एन एक्स, यानी आई एम अ पाकिस्तान, एक्स इज गुड और पाकिस्तान बहुत अच्छा मुल्क है, देयरफॉर आई एम गुड, इसलिए मैं भी अच्छा हूँ क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ। कभी कभी आप कहते हैं ना मुझे फख्र है कि मैं इस ग्रुप का मेंबर हूँ जो ग्रुप इतना अच्छा है। कभी कभी आप कहते हैं भाई मुझे बड़ा फख्र है कि मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में का तालिब इल्म हूँ, क्योंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी मैं कायदीन हूँ, कायदीन यानी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला, आई एम एक्स यानी मैं कायदीन हूँ, मैं कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला हूँ। एक्स इज गुड, चूंकि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, देयरफॉर इसीलिए आई एम गुड, इसीलिए मैं भी अच्छा हूँ, इसीलिए मुझे उसमें एडमिशन मिल गई। अच्छा बेटा, तो आपका ताल्लुक किसी यूनिवर्सिटी से होने की वजह से आपको फख्र महसूस होता है। नंबर 5, lacking a positive personal identity, people often seek self esteem by identifying with the group, यानी कभी कभी क्या होता है, अगर आप देखते हैं कि आपका जो ग्रुप है जिसके साथ आपको पहचाना जाता है उसकी इतनी रिस्पेक्ट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल कुछ कम्युनिटीज होती हैं जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होती सोसाइटी में। अब उस कम्युनिटी का कोई बंदा आ जाता है तो अब अगर वो अपनी कम्युनिटी का नाम लेता है तो सोसाइटी में उसकी इज्जत नहीं होती। अब वो क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा देता है, अपनी आइडेंटिटी को छुपा देता है, और कोई कहीं से कोई यानी लिंक निकाल देता है कि मेरा ताल्लुक किसी को फलां खानदान से, वो कहीं ना कोई लिंक ढूंढकर किसी अच्छे खानदान, किसी अच्छे ग्रुप का नाम अपने आप को उसके साथ पहचानना शुरू कर देता है। उसकी जो असली पहचान होती है वो उसको छुपा देता है ताकि लोगों को पता ना चले। नंबर 6, thus many disadvantaged youths find pride, power, security and identity in gang affiliations, यानी वो लोग जो डिसएडवांटेज्ड होते हैं, जिनकी फैमिली, जिनका खानदान, जिसकी कम्युनिटी इतनी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं होती, वो लोग क्या करते हैं, अपनी शनाख्त फिर किसी और ग्रुप के साथ बनाते हैं। मिसाल के तौर पे गैंगस्टर्स जो होते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, फिर अपने आप को एक गैंगस्टर कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं। अच्छा, तो यहाँ से बेटा हमने ये बात सीखी कि जो गैंगस्टर्स होते हैं उनका अगर आप फैमिली बैकग्राउंड देखेंगे तो वो वहीं पे डिसएडवांटेज में होते हैं, उनकी कोई फैमिली इतनी अच्छी नहीं होती कि उस पर वो लोग फख्र कर सके।
Number 7, because of our social identifications, we conform to our group norms. We sacrifice ourselves for team, family, nation. यानी आप अपनी पहचान की वजह से, आइडेंटिफिकेशन की वजह से आप अपना जो ग्रुप होता है उसकी बात मानते हैं, उसके कल्चर को मानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उसका जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको आप रिस्पेक्ट करते हैं और फॉलो करते हैं। We sacrifice ourselves for the team, family, nation. यानी हम क्या करते हैं, कभी कभी इवन हम अपनी टीम के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने कौम के लिए कभी कभी सेक्रीफाइस भी कर लेते हैं। ये क्यों करते हैं? आइडेंटिफिकेशन की वजह से, because we belong with them. Number 8, and the more important our social identity and the more strongly attached we feel to a group, the more we react prejudicially to threats from another group. यानी कि बेटा जितना ज्यादा आप अटैच होते हैं अपने ग्रुप के साथ, ठीक है बेटा, जितना ज्यादा आप अपने ग्रुप के साथ अटैच होते हैं उतना ही आप जो है जो दूसरे ग्रुप्स हैं उनके साथ आप जो है प्रेजुडाइज शो करेंगे। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे सुन्नी शिया, अब ये सुन्नी शिया दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जो कट्टर सुन्नी है, कट्टर यानी बहुत बड़ा अपने फिरके के साथ चिमटा हुआ है, बल्कि तो जितना ज्यादा वो अटैच होता है अपने फिरके से उतना ही वो दूसरे के फिरके से नफरत करेगा। अब फॉर एग्जांपल हम भी तो सुन्नी है लेकिन हम इतना ज्यादा कट्टरपन नहीं है, नहीं हम इतना ज्यादा अटैच हैं, तो हम दूसरों को जो है वो इतना ज्यादा तासुब का शिकार जो अहले तशी होते हैं या जो दूसरे होते हैं, जो बंदी हैं या अहले हदीस है, तो उनके लिए हम नहीं दिखाते इतना प्रेजुडाइज। क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि हम ज्यादा अपने फिरके से अटैच नहीं है। ठीक है बेटा, तो मोर यू आर अटैच्ड विद योर ओन ग्रुप, द मोर द चांसेस आर दैट यू विल शो प्रेजुडाइज टू आउट ग्रुप। ठीक है बेटा, तो अभी आप लोग यहाँ पे देखें लास्ट मिनट चल रहा है, हम इंशाल्लाह ताला 5 मिनट के बाद दूसरे सेशन में मिलते हैं।